हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस, जिसके अंदर आज एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ और अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं वो सब सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 की ये कंप्लीट वीडियो रहेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पे दे रखा है 140। ठीक है, तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर किस प्रकार करते हैं मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। देखो 140 लिखा हुआ है ना, तो 140 को आपको इस तरह से एलसीएम ले लेना है 140 का, और इसके सारे जो आप लोगों के प्राइम फैक्टर होंगे वो निकल के आ जाएंगे। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य जो संख्याएं होती हैं वो सब आपके यहाँ पे निकल के आ जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले से 2 से करते हैं। 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। ठीक है, उसके बाद ये 5 यहाँ पे देखना होता है कि लास्ट डिजिट आपकी किससे कैंसिल आउट हो रही है। तो लास्ट में 5 है तो 5 ही लेंगे। 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर निकल के क्या आ जाएंगे, अगर हम लिखें तो आ गए हैं सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे 2। 140 के प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 एंड 7। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड 2 यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 2 को एक बार लिखना है 2, और फिर लिखना है दूसरा सेकंड 5 एंड एक और अभाज्य क्या है 7। ठीक है, तो इन तीनों का अगर मल्टीप्लाई देखेंगे तो 2 5 जा 10 और 10 7 जा 70। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा 70। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी आप लोगों को सेम इसी तरह से करना है। सबसे पहले क्या करना है, 150 के आप लोगों को पार्ट करने हैं। तो 156 के यहाँ पे आप लोगों को फैक्टर करेंगे तो इसका क्या ऐसे निकलेगा, देखो सबसे पहले 156 लिख लेते हैं। यहाँ लास्ट में 6 है तो ये आप लोगों को 2 से भी ये कैंसिल आउट हो सकता है, तो 2 लेना है सबसे पहले। 2 से करेंगे 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, अगेन 2 लेंगे। क्या हो रहा है, सॉरी, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। ठीक है, अब देखो ये जो यहाँ पे 39 आ गया है, ये किसके टेबल में आता है, 13 के में आता है। तो 13 ले लेंगे। 13 3 जा 39 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्राइम फैक्टर की बात करी जाए तो 156 इक्वल टू कितने प्राइम फैक्टर होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 एंड मल्टीप्लाई 3। ठीक है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, एक जो आप लोगों का डिजिट होगा वो रिपीट नहीं होना चाहिए। दोनों की जो रिपीट हो रहा है उसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 बार रिपीट हो रहा है, चलो 2 को हम एक बार ही लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा,
2 मल्टीप्लाई 39 एंड इक्वल टू 78। ठीक है, तो यानी कि सेकंड वाले का आंसर निकल के क्या आ गया, गुणनखंड का गुणनफल करके आ गया यहाँ पे आप लोगों का 78। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये आप लोगों का हो गया आंसर। अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी आप लोगों को सेम ऐसे ही करना है, इतना मैं बता देती हूँ आप लोगों को हिंट दे के। यहाँ पे 5 है तो ये भी 5 से कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 5 है तो ये भी 5 से कैंसिल आउट होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में। और यहाँ पे 9 है तो ये आप लोग 3 से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर 3 होगा। अब क्वेश्चन अगले पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं और जांच करके बताना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें दिया हुआ है 26 और 91। ये आप लोगों को दो संख्याएं दी हुई हैं, इनका निकालना है। पहले सबसे पहले निकालते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ भी कैसे निकलता है, एलसीएम की तरह ही निकलता है। सबसे पहले क्या करते हैं 26 का अलग से आप लोग एलसीएम निकाल लो और 91 का अलग निकाल लो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ 26 किसकी टेबल में आता है, तो यहाँ पे इसे 2 से भी कर सकते हैं या फिर आप सीधा 13 से भी कर लो। 2 से करते पहले 2 1 से 2, 2 3 से 6 एंड 13 1 से 13। ठीक है, तो यानी कि 26 के दो फैक्टर आ गए यहाँ पे 2 और 13। 91 को देखते हैं, 91 को हम यहाँ पे 7 से देखते हैं। 7 1 से 7 एंड 2 इधर आ जाएगा तो 7 3 से 21 एंड 13 से करेंगे अगेन तो 13 1 से 13 हो जाएगा। सो दैट मीन्स 26 एंड 91। यहाँ पे रुक जाओ अभी, (26) एंड 91 इन दोनों के फैक्टर लिख लेते हैं। 26 के क्या आए हैं यहाँ पर 2 एंड 13। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 26 के 2 मल्टीप्लाई 13। सेम वैसे 91 के भी फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे 7 और 13। 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, अब आप लोगों को अगर इसका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन सा हो रहा है। कॉमन यहाँ पे 13 है तो यानी कि इसका एचसीएफ निकल के क्या आ जाएगा, HCF इज इक्वल टू यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13। ठीक है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो उसका होगा HCF 13। अगर इसके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कर देती हूँ मैं नीचे। एलसीएम में आप लोगों को जो कॉमन है यानी कि 13 है जैसे, तो 13 को तो ऐसे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जो डिजिट आप लोग कॉमन दिख रहा है उसको तो सेम एक बार ऐसे लिखना है। ठीक है, उसके साथ में मल्टीप्लाई में जो उससे अलग डिफरेंट हैं जैसे 2 है और 7 है तो इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब इनकी सारों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पे निकल के आएगा वो हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो 13 2 से 26 एंड 26 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 182। ठीक है,
तो इसका आंसर आ गया हमारा निकल के एलसीएम और एचसीएफ का 13 एंड एलसीएम 182। तो इसी तरह से आप लोगों को इसके सारे पार्ट्स के एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेने हैं। ये बहुत इजी मेथड है, और अगर आपको इसकी जांच करनी है तो जांच भी करके यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, फॉर्मूला आप लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में, जांच कैसे करनी है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं दोनों के ऑप्शन की जांच फॉर्मूले से। फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ से दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। तो दोनों संख्या क्या है निकल कर आई हमारी, एक तो आई है 26 दी हुई है और दूसरी दी हुई है 91। तो 26 मल्टीप्लाई 91 इक्वल टू क्या करेंगे, एलसीएम कितना निकल कर आया है, एलसीएम निकल कर आया 182। तो 182 एंड मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो जब आप लोग इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, इक्वल आएगी, ठीक है। तो अगर सेम आ रही है तो ये दोनों आप लोगों के एलसीएम एचसीएफ सही है, अगर सेम नहीं आ रही है तो आपका एलसीएम और एचसीएफ दोनों इनकरेक्ट हो सकते हैं। तो ये जांच करने का फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई आप लोग करके देख लेना, हो जाएगा, ठीक है। थर्टीन की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 13 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 13 2 जो 26 और 2 कैरी हो जाएगा, 13 8 जो होता है 104, 4 में आप लोग यहाँ पे 2 ऐड करोगे तो वो भी 6 आ जाएगा, 10 कैरी हो जाएगा, और 13 1 जो 13, और 13 में 10 ऐड करोगे तो हो जाएगा 23, ठीक है। तो यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए हैं। तो ये हो गई है आप लोगों की जांच, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को आगे वाले दोनों क्वेश्चन करने हैं और इनका आंसर कमेंट करके बता देना मुझे। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दोनों पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि अभी मैंने आप लोगों को बताई थी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कैसे करनी है। चलो करते हैं इसे भी। अभाज्य क्या होते हैं, अभाज्य संख्या वो होती हैं जो खुद के अलावा और किसी से ना कटती हो, ठीक है, डिवाइड ना होती हो। तो सबसे पहले 12 का निकालते हैं। 12 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। 15 का निकालते सेम इस तरह से, 15 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। 21 का करते हैं, 21 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो इन तीनों के प्राइम फैक्टर निकल के क्या आ गए हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम सारों के। तो सबसे पहले किसका लिखेंगे, 12, उसके बाद 15 एंड लास्ट में 21। 12 के फैक्टर निकल के क्या आए थे अभी, 2 2 एंड 3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15 के देखते हैं, 15 के हैं 3 एंड 5। इसको भी लिख लेते हैं 5 एंड 3। 21 का देखते हैं यहाँ पे 3 और 7। तो 7 मल्टीप्लाई 3। अब देखो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे 3 है जो तीनों में रिपीट हो रहा है और एक तरह का प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे 3 क्या है, प्राइम फैक्टर है, और यहाँ पे तीनों जो आप लोगों को यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं उनमें रिपीट हो रहा है। तो इसका HCF निकल के क्या आ गया, HCF इक्वल टू 3, ठीक है। LCM निकालेंगे तो LCM क्या आ जाएगा, 3 तो आप लोगों को कॉमन दे रखा है तो 3 तो ऐसे लिखना ही है यहाँ पे,
3 तीनों डिजिट में यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, तो 3 × 2, बाकी का सब हम मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, 2 × 5 एंड × 7। ओके, तो इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम इक्वल टू आ जाएगा 60 × 7 एंड 67 420। ठीक है, तो यानी कि एलसीएम निकल के क्या आ गया यहाँ पे 420 एंड एचसीएफ तो हमारा दे रखा है 3। तो यहाँ से अब इन दोनों का जांच करने के लिए, अगर दे रखा है तभी आप जांच करना, वैसे आप लोगों को इतना आंसर निकालना है और छोड़ देना है। ठीक है, देखो इसमें जांच करने का कुछ नहीं दे रखा है, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सिंपल इस तरह से पहले एलसीएम निकालने हैं तीनों के, उसके बाद उनके फैक्टर लिख देने हैं सबके ऊपर नीचे करके, जो कॉमन है हाईएस्ट कॉमन है उसको आप लोगों को एचसीएफ में लिखना है, और जो यहाँ पे कॉमन है उसके साथ वाले जितने भी सारे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई करने हैं तो वो हो जाएगा इसका एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा, सारों की मल्टीप्लाई करके 420 एलसीएम आ गया है और एचसीएफ आ गया निकल के 3। इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट करना है और इसका आंसर कमेंट में बताना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, जांच करनी है किसी प्राकृतिक संख्या की। जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉर्ट आउट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ से ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे लिखा हुआ है संख्या 6 की पावर n जो कि अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये आप लोगों को जांच करना है। यानी कि 6 की जो पावर है वो चाहे कितनी भी मल्टीप्लिकेशन हो वो आप लोगों की 0 पे समाप्त होनी चाहिए, और अगर हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो आप लोग लिख दोगे कि ये 0 पे समाप्त नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों को ये जांच करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0 अंक जो है वो आप लोगों का 10 से भी कट सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई 0 लास्ट का अंक लेना है तो वो आप लोगों को 0 वाले डिजिट लेना चाहिए, यानी कि 10 से ये पक्का कटेगा। ठीक है, क्योंकि 10 का लास्ट का डिजिट क्या है, 0 है, आप लोगों को लास्ट का डिजिट देखना है। तो यहाँ पे करेंगे अंक 10 से विभाजित हो सकती है। अगर 0 वाली संख्या है तो वो 10 से पक्का कटेगी, विभाजित हो सकती है। ठीक है, अगर ये 10 से कटेगी तो 10 के फैक्टर करेंगे तो 10 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 एंड 5, यानी कि 2 5 जो 10। ठीक है, अगर ये 10 से कटेगी तो ये 2 से भी कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग 6 के फैक्टर। 6 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे लेट सपोज 6 की पावर n इक्वल टू 2 × 3। अब यहाँ पे देखो, अगर 6 की पावर n ना लिखें और ये देखेंगे 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 6 के फैक्टर होते हैं 2 × 3। अब यहाँ पे आप लोगों को कहीं पे 5 नज़र आ रहा है, क्योंकि हमें जो 0 फाइंड करना है तो 0 फाइंड करने के लिए तो 5 ज़रूरी है, 2 और 5 दोनों ज़रूरी हैं, और यहाँ पे 5 आप लोगों को कहीं दिख नहीं रहा। यहाँ पे तो 3 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 5 चाहिए। अगर यहाँ पे 5 होगा तो ये हो जाएगा 2 5 × 10। ठीक है, अगर 3 की जगह पे यहाँ पे 2 की जगह पे 5 होता तब भी ये चल जाता, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है तो इसको क्या लिख देंगे, फिर चाहे 6 की पावर कितनी भी हो, अगर आप 6 की पावर यहाँ पे 6 की पावर को n की जगह पर 2 मान ले, 3 मान ले, 6 की पावर n कुछ भी हो सकती है, n बराबर 1 मान लो, 2 मान लो, 3 4। ठीक है, तो सारों के जो मल्टीप्लिकेशन होंगे या फिर जो इसके स्क्वायर रूट होंगे वो सब क्या होंगे, यहाँ पे उनका जो लास्ट का डिजिट होगा वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो आप लोगों का 6 की पावर n है वो अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है। ठीक है, तो लास्ट में आप लोग ये लाइन लिख देना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इस तरह से आप लोग स्टेटमेंट में लिख देना, 6 की पावर n अंक
जीरो पर समाप्त नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को लास्ट लाइन में ये चीज़ लिख देनी है। इतना आप लोगों को करके दिखाना है। उसके बाद लास्ट में ये लिख देना है कि जो 6 की पावर n है, n की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, वो जो है वो लास्ट अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया आप लोगों का सोल्व। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को व्याख्या करनी है कि ये जो यहाँ पे संख्या दी हुई है ये भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, भाज्य संख्या पहले तो आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के बाद अगर वो भाज्य संख्या आ रही है तो वो क्यों आ रही है, क्योंकि ये तो सारे प्राइम नंबर दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में कितने सारे प्राइम नंबर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखें। यहाँ पे दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 7, 11, 13 प्लस 13 एंड 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों है। पहले आप लोगों को इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद ये अभाज्य संख्या क्यों आ रही है, अगर आ रही है तो क्यों आ रही है, इसके बारे में आप लोगों को व्याख्या करनी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को फटाफट। चलिए, तो सबसे पहले ले लेते हैं हम फर्स्ट वाले नंबर को। यहाँ पे देखिए, इसको लिख लेते हैं 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 एंड प्लस में 13। ठीक है, पहले हम फर्स्ट वाली लाइन को ले लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, यहाँ पे 13 आ रहा है। ठीक है, 13 क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 13 को बाहर ले लेंगे और अंदर लिखेंगे यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 11 एंड प्लस 1, क्योंकि 13 तो बाहर आ गया है। यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। इसके बाद क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। इसको लिख लेंगे यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई, अब 7 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो ये हो जाएगा 77 एंड प्लस 1। ठीक है, यानी कि 13 मल्टीप्लाई 77 में 1 ऐड करेंगे तो 78 हो जाएगा। और 78 के भी आप लोग फैक्टर करोगे तो फैक्टर होके क्या आएगा, 13 मल्टीप्लाई, अब 78 13 के टेबल में आता है तो इसको लिख लेंगे 13 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। भाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जो संख्या दो संख्याओं के अलावा और भी अन्य संख्याओं से कट जाए, यानी कि 2 से तो कटनी चाहिए, 2 अंक से। जैसे यहाँ पे 78 है तो 17 के कितने फैक्टर हो रहे हैं, 78 के 2 फैक्टर हो रहे हैं, 13 6 जा। ठीक है, तो इसी तरह से इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्याएं। अब यहाँ पे लिख देंगे स्टेटमेंट में, यहाँ इस संख्या के दो से अधिक फैक्टर हैं, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड है। इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी आप लोग लिख सकते हो। जैसे 1 तो फैक्टर होता ही है सबका, तो 1 लिख लेंगे और 13 लिख लेंगे और एक और है 6। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अब, इसीलिए
ये जो संख्या है ये कैसी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, भाज्य है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला करते हैं, सेम इसी तरह से दूसरे वाला भी करके देखते हैं। उसके भी फैक्टर अगर हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो दूसरे वाले को देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए लिखते हैं दूसरे को। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 एंड 2 एंड 1। ठीक है, ये सारे मल्टीप्लाई में है। उसके बाद 5 यहाँ पे प्लस में है। ठीक है, तो अब इनमें कॉमन क्या है? 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो दोनों में से 5 को कॉमन ले लेंगे, 5 को बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा? 7 × 6 × 4 × 3 एंड × 2 × 1 प्लस 5 को बाहर ले लिया है तो अंदर क्या बचेगा? 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को बाहर रहने देंगे। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। सॉरी, 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 एंड मल्टीप्लाई 7 + 1। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे इसको। फिर इसको क्या करेंगे? यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई 144 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 908 + 1। ठीक है, अब इसको लिख लेंगे यहाँ पे आगे = 5 मल्टीप्लाई, इसमें आप लोग 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 909। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये 2 फैक्टर हो गए यहाँ पे, 5 और 909। ठीक है, तो इसको भी लिख देंगे यहाँ पे। यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनफल हैं। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को लिख देना है। तो इस तरह से आप लोगों को स्टेटमेंट लिख देना है और ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से। इसी तरह से अगर आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है तो पहले आप लोगों को सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद इसके 2 फैक्टर बनेंगे, यानी कि 2 संख्या ऐसी बनेंगी जो एक दूसरे को काट रही होंगी या 2 से अधिक भी बन सकती हैं, तो उसको क्या लिख देंगे? यह एक भाज्य संख्या होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं 7। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है यहाँ पर किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं।
मान लीजिए वे दोनों एक स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, दिशा दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो दोनों एक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर जो लड़की है सोनिया वो कितने मिनट में चक्कर लगाती है, 18 मिनट में। ठीक है, तो एस का जो चक्कर होगा वो होगा 18 मिनट में। ठीक है, और यहाँ पे रवि है, रवि का चक्कर कितने मिनट में होगा, 12 मिनट में। तो यहाँ पे टोटल पूछ रहा है कि दोनों एक साथ यहाँ पर कितने टाइम में मिलेंगे। ठीक है, तो समय पूछ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, 18 और 20 का यहाँ पे अलग अलग एलसीएम निकाल लेते हैं। 18 का निकालेंगे, 2 से करते हैं, 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, तो यानी कि 18 के हमारे फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 × 3 × 3। ठीक है, इस तरह से 12 का निकालेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 3 1 जा 3। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और यहाँ से 12 के फैक्टर निकल के आ जाएंगे, 2 × 3। ठीक है, तो यानी कि इसका एलसीएम निकालना होता है। अगर टोटल पूछते हैं तो एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, 2 तो यहाँ पे कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो लिख लेंगे 2 × 3 एंड 2 × 3। 2 3 जा 6, अगेन 2 3 जा 6, तो यानी कि एलसीएम निकल के क्या आ जाएगा, 36 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 36। अब यहाँ पे लिख देंगे आप लोग, यहाँ पे जो सोनिया है वो रवि दोनों एक साथ एक ग्राउंड पे एक जगह पे कब मिलेंगे, 36 घंटे बाद। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ऐसे स्टेटमेंट लिख के आंसर लिख देना। तो ये है आप लोगों के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।